बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज वैसे तो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया बच्चों की तरफ से भी और बाज़ प्रोफेसर साहबान की तरफ से भी, वो ये था कि जब हम दो चार्जेस के दरमियान, कोलम्स लॉ के बारे में, दो चार्जेस जो हैं उनके दरमियान, ये बिलफर्ज पॉजिटिव चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इनके दरमियान जब वैक्यूम होता है तो उस वक्त हम कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ, वो हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। मैं वो तफसील में नहीं जाता, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी वो आपने कोलम्स लॉ में पढ़ा था। सवाल जो है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ जो है वो फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो उस वक्त ये हम इस्तेमाल करते हैं इक्वेशन। लेकिन जब हम इनके दरमियान, यानी कि ये चार्जेस वही हैं Q1 Q2, और इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो R ही है, तो कहता है कि जब, यदि पूछा ये गया सवाल कि जब इनके दरमियान हम कोई इंसुलेटर डालते हैं तो उस वक्त हम इसकी कहते हैं कि फोर्स जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर होती है। तो पूछा ये गया है सवाल कि जब वैक्यूम था तो उस वक्त हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन इस्तेमाल किया, तो जब यहाँ मीडियम हमने डाल दिया तो फिर एप्सिलॉन R इस्तेमाल होना चाहिए था, यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्यों आ गए? तो बेसिकली इसको समझने की कोशिश करें। ये जो दोनों का प्रोडक्ट है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R, आपको याद होगा मैंने ये लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास तीन तरह की एप्सिलॉन नॉट मीन, तीन तरह की परमिटिविटी हम कह सकते हैं। एक है एप्सिलॉन नॉट, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एप्सिलॉन R, ये बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी है। और तीसरी हम एप्सिलॉन कह देते हैं किसी भी सब्सटेंस की परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एनी इंसुलेटर। अब ये देखें, रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली क्या होती है? ये रेशो होती है, हम कंपेयर करते हैं इस परमिटिविटी को इस परमिटिविटी के साथ। एप्सिलॉन R जो होता है बेसिकली एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। तो याद होगा मैंने कहा था कि एप्सिलॉन नॉट के यूनिट होते हैं, एप्सिलॉन के यूनिट होते हैं, एप्सिलॉन R के यूनिट नहीं होते। वो इसी वजह से नहीं होते, इसके यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो बेसिकली जब यहाँ इंसुलेटर हम डालते हैं तो फोर्स को इस तरह लिखना चाहिए, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। लेकिन यहां से देखें एप्सिलॉन किसके बराबर हुआ? एप्सिलॉन आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, यानी कि ये जो इसका ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये जो हमने दोनों चार्जेस के दरमियान यहाँ मीडियम जो रखा हुआ है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R के बराबर है, तो उसकी परमिटिविटी कितनी होगी? वो एप्सिलॉन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि F जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा Q1 Q2 और R स्क्वायर। लेकिन चूंकि एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R का प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R। अब यह सवाल पूछा जा सकता है कि आप इसी तरह क्यों नहीं लिख देते, इस तरह क्यों लिखते हैं? उसकी वजह यह है कि ये इतना हिस्सा जो है मीन ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू का हमें पता है, और हम जो भी इंसुलेटर जो है इसमें इंसर्ट करेंगे उसकी रिलेटिव परमिटिविटी देख लेंगे।
वो इससे यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू एफ की आती है उसको उस रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये चूँकि कांस्टेंट है, ये नोन है, फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है, इसलिए बजाय इसके कि हम ये फोर्स जो है इस शक्ल में लिखें, हम इस शक्ल में लिखते हैं। तो ये याद रखें, एप्सिलॉन बेसिकली एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट दोनों आते हैं। मैं यानी कि ये देखें, दोबारा इसको बल्कि मेरे लेक्चर को रिपीट करके देख लें खुद भी, कि जब फ्री स्पेस होगी के की वैल्यू ये होगी, जब वैक्यूम नहीं होगा यानी कि कोई इंसुलेटर डाला जाएगा तो फिर के की वैल्यू ये आएगी। लेकिन ये चूंकि एप्सिलॉन जो होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का प्रोडक्ट होता है, इसलिए लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। मेरा ख्याल है मेरी बात समझ आ रही होगी। ये पहला प्रॉब्लम है कि दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, ऑब्जेक्ट हैं, एक जैसे हैं ऑब्जेक्ट, उन पे चार्ज की वैल्यू जो है वह है 20 माइक्रोकूलम और इनके जो मासेज हैं वह हैं 10 ग्राम, और ये आर डिस्टेंस के ऊपर पड़े हैं, गालबन आपकी किताब में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पे पड़े हुए हैं। आपने कंपेयर करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को जो इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान एक्सर्ट करती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरह निकालते हैं, कॉलम्स लॉ इस्तेमाल करते हैं। तो एफ ई किसके बराबर होगा, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। लेकिन उसने कहा है कि दोनों आइडेंटिकल हैं, अपना चार्जेस भी और मासेस भी एक जैसे हैं। तो Q1 Q2 Q के इक्वल हो गया और हम उसको लिख सकते हैं 20 माइक्रोकूलम या 20 × 10⁻⁶ कूलम। और इसी तरह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसको अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। लेकिन m1 और m2 आपस में इक्वल हैं और उसको हमने m से शो किया, तो ये है 10 ग्राम। हम इसको करेंगे 10 × 10⁻³ किलोग्राम। अब आपसे पूछा क्या गया है एफ ई ओवर एफ जी, दोनों को कंपेयर करना है, दोनों की रेशो क्या आएगी। और याद रखें उसमें स्टेटमेंट में पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लिखा हुआ है और बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो जो चीज़ पहले पूछी जाती है उसको ऊपर लिखते हैं और जो बाद में पूछी जाती है उसको नीचे लिखते हैं, यानी किस तरह रेशो निकालते हैं। तो अब एफ ई और एफ जी की वैल्यू जो है यहाँ निकालना चाहते हैं। एफ ई लिखते हैं कि क्यू स्क्वायर, क्यों Q1 Q2 आपस में इक्वल है तो ये क्यू स्क्वायर बन जाएंगे ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ जी। m1 m2 भी आपस में बराबर है तो जी m स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर आ जाएंगे। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर ओवर जी एम स्क्वायर। तो ज़ाहिर है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, ये देखें क्यू स्क्वायर ओवर जी एम स्क्वायर। के की वैल्यू पुट कर दी, क्यू की वैल्यू पुट कर दी, जी की वैल्यू पुट कर दी, एम की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ जाएगा 5.4 × 10⁻14। तो ये चूँकि दोनों फोर्सेस हैं इसके यूनिट नहीं आएंगे, रेशियो है दोनों फोर्सेस की। अब अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, कहते हैं कि ये 3 चार्जेस हैं पड़े हुए। एक चार्ज Q1 है, उसकी वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है। दूसरा चार्ज जो है वो Q2 है, उसकी वैल्यू जो है नेगेटिव -1 माइक्रोकूलम है। अब ये एक तीसरा चार्ज पड़ा हुआ है Q, उसकी वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम। इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पे जो नेट फोर्स लगती है उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। और ज्योमेट्रिक्स की ये है कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है यानी Q1 Q और Q2 Q के दरमियान जो फासला है वो 1 मीटर का है। ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्राइंगल उसने खुद शो की हुई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.6 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 0.6 मीटर, और ये है 0.8 मीटर। तो आपने फोर्स की वैल्यू निकालनी है इस चार्ज के ऊपर। हम इसकी फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। ये देखेंगे ये चार्ज Q जो है वो यहाँ पे लाई करता है, ये चार्ज पॉजिटिव है, इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा, और ये चार्ज नेगेटिव है, इसको पुल करेगा, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा। तो एक फोर्स ये चली गई, एक फोर्स ये आ गई।
F1 ये आ गई, F2 ये आ गई। अब सिस्टम चूंकि आइडेंटिकल है, मीन इसकी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा या ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। तो वो मैग्नीट्यूड किस तरह निकाली जा सकती है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर सके। तो ये K की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे Q1 Q2 की, Q1 Q2 या ये Q1 Q2, ये नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन को शो कर रहेगा ना, ये इसकी जो ऊपर फोर्स लग रही है, तो इसका साइन मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव ही लेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास F की वैल्यू आ जाएगी 0.036 न्यूटन। अब आपने ये एंगल मालूम करना है ये वाला, तो किस तरह करेंगे, ये देखिए खुद राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, इसमें cos थीटा किसके बराबर होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास है 0.6, हाइपोटेन्यूज ये 1 है, तो ये cos थीटा जो है 0.6 ओवर 1 यानी कि 0.6 के बराबर होगा। अब cos थीटा ही हमने क्यों मालूम किया और F क्यों मालूम किया, अभी आपको पता चल जाता है। ये देखिए यहाँ पे जो चार्ज है ये वाला, इसके ऊपर एक फोर्स ये लग रही है, इसका ये कंपोनेंट बना F1 cos ऑफ थीटा और ये F1 sin ऑफ थीटा, और इसी तरह इस फोर्स का F2 cos ऑफ थीटा और F2 sin ऑफ थीटा। लेकिन देखिए कि F1 की मैग्नीट्यूड और F2 की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, तो हम इसका x कंपोनेंट, इसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालते हैं। ये देखिए ये दो फोर्सेस हैं, तो हम इनको ऐड अप करते हैं बाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। तो Fx किसके बराबर होगा, F1 cos ऑफ थीटा प्लस F2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2F cos ऑफ थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, तो ये F1 F2 आपस में बराबर हुए, थीटा भी आपस में इक्वल है, इसलिए हमने लिखा है 2F cos ऑफ थीटा, ये Fx आ गया। अब Fy किसके बराबर होगा, F1 sin ऑफ थीटा माइनस F2 sin ऑफ थीटा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड दोनों की बराबर है। इसका मतलब यह है कि इनका रिजल्टेंट जो है यानी कि Fy जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो अब इसका रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है F डैश Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर उसकी अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 2F cos ऑफ थीटा। अब 2F की वैल्यू हमने ये निकाली है, cos थीटा की वैल्यू ये निकाली है, इसमें पुट कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बेटे ये देखिए ये जो फोर्स है ये x एक्सिस के अलांग लगेगी, y कंपोनेंट इनका 0 के बराबर है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं 0.043 I न्यूटन, यानी कि ये बल्कि इस तरह लिखना चाहिए न्यूटन आई, x एक्सिस की तरफ ये फोर्स लग रही है। अब पिछले जितने भी एडिशन थे उसमें इस आंसर यानी कि जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है प्रॉब्लम का गलत दिया हुआ था, ये जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें उन्होंने सही किया है। तो बहरहाल ये देखिए बड़ा ही ईजी सा मेथड है, बाज़ किताबों में बड़ा लंबा चौड़ा करके दिया हुआ है, ज़रूरत ही नहीं है, तो सिंपलेस्ट मेथड इस्तेमाल करें और ये इसका रिजल्ट निकालते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि ओरिजिन पे चार्ज पड़ा हुआ है -8 × 10⁻⁻⁸ कूलम, और आपने एक ऐसे पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम करनी है जो z एक्सिस के ऊपर, और उसका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से 2 मीटर के का है। तो डेफिनेटली आपने E की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर। तो E की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, KQ/r²। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये E वेक्टर इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन। अब ये देखिए कि E मैग्नीट्यूड KQ/r², 2 का स्क्वायर, याद रखें ये नेगेटिव साइन जो है ये वेक्टर की डायरेक्शन के लिए होगा, मैग्नीट्यूड में इसका कोई अमल दखल नहीं है, तो अभी ये नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है आपने। तो E की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये 9 × 8 × 10, क्योंकि ये 10⁻9 है, ये -8 है, तो यहाँ 10 बच जाएगा, तो ये 4 से 8 कैंसिल कर दे, 2 आ जाएगा, 9 × 2 = 18 × ये 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये 180 न्यूटन पर कूलम आएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर हमारा जो पॉइंट है वो z एक्सिस के ऊपर है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, अगर तो ये चार्ज होता पॉजिटिव तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती ये अपवर्ड, ये
ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है इस तरह। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि चार्ज है नेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड नहीं बल्कि डाउनवर्ड होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई जो है उसकी मैग्नीट्यूड ये होगी और उसकी डायरेक्शन अलॉन्ग अपना माइनस के यूनिट वेक्टर मीन नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। तो इसलिए ये मैग्नीट्यूड आ गई, ये 180 न्यूटन पर कूलम, और ये माइनस के इसकी डायरेक्शन आ गई। अब अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ये वही एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एक चार्ज जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है, ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है, और उसकी वैल्यू जो है Q5 × 10⁻⁻⁶ कूलम है। आपने एक ऐसे पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है जिसका यहाँ से पोजीशन वेक्टर ये है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जाहिर है इस डायरेक्शन में होगी, ये E, तो इसकी इस पॉइंट के ऊपर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने दोनों निकालनी है। मैग्नीट्यूड किस तरह निकालेंगे, ये देखिए, उसके लिए जाहिर है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसकी मैग्नीट्यूड का भी पता होना चाहिए कि चार्ज से इस पॉइंट का फासला कितना है। तो जाहिर है ये जो यूनिट अपना पोजीशन वेक्टर है इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो ये डिस्टेंस को शो करेगी। तो पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पोजीशन वेक्टर की। तो आर जो है वो दिया गया है 4i + 3j, तो इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगी, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो ये 25 मीन 5 के बराबर हो जाएगी। अब ई की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगी, KQ/r², जिसका पहले हम इस्तेमाल कर चुके हैं इस फार्मूले को। तो K की वैल्यू उसमें पुट करें, Q की वैल्यू पुट करें, और R का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 आ गया। तो ये 5 आ गया, यानी कि 5 का 25, तो 9/5, और ये देखिए 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये ई की मैग्नीट्यूड आ गई। इसको सिंपलीफाई करें तो ये बनता है 1.8 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जाहिर है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। इसका मतलब ई की जो डायरेक्शन है वो आर की डायरेक्शन होगी। तो इसलिए हम पहले आर की डायरेक्शन यानी कि पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो ये 4.5i + 3/5j आ गया। तो अब ई वेक्टर किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।